बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदाई रब्बी जलील के बाबरकत नाम से दरूद पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। रशमत अली, एम फिल फिज़िक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, ख्वाजा फरीद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रमिया खान। फिज़िक्स जोन की तरफ से FSC फिज़िक्स इंटर पार्ट सेकंड का लास्ट चैप्टर 21 और उसका पहला लेक्चर 1। चैप्टर नंबर 21 का नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। हमें इससे पहले जो चैप्टर है 20 वो हम देख चुके हैं। एटम के स्ट्रक्चर के मुतालिक हमें पता चला था रेडिएशन स्पेक्ट्रम जो उससे एमिशन होती है, स्पेक्ट्रल लाइन जो एमिट होती है, तो उससे एटम का स्ट्रक्चर का पता चला। बोहर थ्योरी से पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं कंटिन्यूसली। और एटम का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे। दो हिस्सों में से एक न्यूक्लियस है जो सेंट्रल पोजीशन पर मौजूद है, दूसरे उसके गिर्द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स बेसिकली अगर हम पूरे एटम को डिस्कस करते हैं तो एटॉमिक फिजिक्स होगी, और एटम में इलेक्ट्रॉन से हट के सिर्फ न्यूक्लियस को डिस्कस करते हैं तो वो न्यूक्लियर फिजिक्स हो गई। तो बेसिकली स्टडी ऑफ आइसोलेटेड न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। यानी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें सिर्फ आइसोलेटेड न्यूक्लियस यानी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब नहीं करना। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दें बाकी न्यूक्लियस बच जाए। बाज़ औक़ात में ऐसा हो जाता है। मसलन हाइड्रोजन एटम है, पहला एलिमेंट है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन। अगर उसका हम बाहर वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं, कर दें, तो बकिया जो बचेगा वो एक प्रोटॉन बचेगा, वो न्यूक्लियस बनेगा। इस तरह मुख्तलिफ एलिमेंट के लिए, हीलियम के लिए, बेरिलियम के लिए, लिथियम के लिए अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकें तो बाकी जो बचेगा वो न्यूक्लियस बचेगा। तो न्यूक्लियस की इंडिपेंडेंट स्टडी जो है ना वो न्यूक्लियर फिजिक्स में है। आया कि न्यूक्लियर फिजिक्स की बुनियाद कहाँ से रखी गई, किसने इसको इंट्रोड्यूस कराया? सबसे पहले अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। कैसे डिस्कवर किया? अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए गोल्ड फॉयल पे, तो उसमें क्या हुआ, काफ़ी सारी रेडिएशंस अनडिफ्लेक्टेड पास हो गई और चंद जो ना डिफ्लेक्ट हुई तो लार्ज एंगल पर हुई। तो जिससे इसे मालूम हुआ कि हर एटम के अंदर एक ऐसा पोर्शन है जो थिक है, डेंस है, स्मॉल है और पॉजिटिवली चार्ज रखने वाला पार्टिकल मौजूद है। उसको सेंटर में होने की वजह से उसको नाम दिया न्यूक्लियस। अर्नेस्ट रदरफोर्ड डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस एंड डेवलप्ड अ न्यूक्लियर मॉडल। वो क्या मॉडल था? एटम कंसिस्टेड ऑफ स्मॉल डेंस जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस विद नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड इट। ये उसका न्यूक्लियर मॉडल है शॉर्ट में। तो फर्दर हायर लेवल में जाएंगे, MSc जाएंगे, BS के लास्ट सेमेस्टर में जाएंगे, तो वहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स का एक अलग पेपर है 100 नंबर का, और उसमें उसकी डिटेल है, डिफरेंट मॉडल्स हैं। तो लॉन्ग डिटेल है। न्यूक्लियर फिजिक्स एक अलग से सब्जेक्ट है। इसके बाद रदरफोर्ड ने 1920 में ऐसा किया कि मैस कैलकुलेशन की न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्टिकल की। तो पार्टिकल चार्ज का पता चल गया, प्रोटॉन है, तो मैस पूरे न्यूक्लियस का मैस और उस प्रोटॉन का मैस निकाला गया, तो उसमें डिफरेंस पाया गया। वो डिफरेंस उस बुनियाद पर उसने सजेशन दी। रदरफोर्ड इन 1920 सजेस्टेड ए न्यूट्रल पार्टिकल, जिसको बाद में नाम दिया गया न्यूट्रॉन, अलॉन्ग विद प्रोटॉन इन एन एटम, एटॉमिक न्यूक्लियर में मौजूद है। और जेम्स चैडविक 1932 में इसने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन। तो लिहाजा अब बात हुई कि न्यूक्लियस के अंदर क्या दो पार्टिकल हमें पता चले। ताज़ा तरीन जो इन्फॉर्मेशन ये कि दो पार्टिकल, एक पहले हमें पता चला था सिर्फ अकेला न्यूक्लियस होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। लेटर ऑन हमें अंदाज़ा हुआ कि इसके अंदर एक और भी पार्टिकल जिसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन। तो लिहाजा एटॉमिक न्यूक्लियस, अगर हम एटम की बात करते हैं, इसके दो हिस्से हम, एक को कहते हैं इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, और दूसरा हम कहते हैं न्यूक्लियस जो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर मुश्तमिल है, जो अभी हमारी लेटेस्ट नॉलेज है। तो न्यूक्लियस है क्या? हर एटम के सेंटर पर, जैसे ये एटम दिखाया गया, इसके सेंटर पर एक क्या है,
एवरी न्यूक्लियस, हर किस्म के हर कोई भी एलिमेंट ले लें, 120 एलिमेंट है, उस न्यूक्लियस के अंदर देयर इज एन इनफिनिटेसिमल स्मॉल न्यूक्लियस। इनफिनिटेसिमल से मुराद है कि बहुत छोटा, इन्फिनिटी जितना छोटा स्मॉल न्यूक्लियस होता है। तो उसका पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है, इंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड 90.9% मैस ऑफ एटम जो है ना वो न्यूक्लियस के अंदर है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर वॉल्व करे, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मैस बाद में मालूम किया गया कि इलेक्ट्रॉन का मैस बहुत कम है। कितना कम है? तो बेसिकली ये मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, या दूसरा लफ्ज़ मैस ऑफ प्रोटॉन, ये 1836 गुना कम है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इतना मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन हल्का है। तो बुनियादी तौर पे हम एटम की स्ट्रक्चर पहले से जानते हैं, जितने किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है उतनी उसमें प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन चूंकि काफ़ी वजनी है, इसलिए न्यूट्रॉन भी हम कहते हैं, जो मैस ऑफ न्यूट्रॉन है वो भी इस प्रोटॉन के मैस के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। आगे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसलिए ज़्यादातर मैस जो है एटम का वो न्यूक्लियस के अंदर तकरीबन 0.1% इलेक्ट्रॉन का मैस है, तो ज़्यादातर मैस ही उसका है। इसका हम इससे भी अंदाज़ा कर सकते हैं, द रेडियस ऑफ एटम जो है वो एटम बहुत बड़ा होता है। हम अगर कह लें कि एटम तो इतना बड़ा है और न्यूक्लियस इतना सा, पर ये भी छोटा ही होगा उससे, तो 10⁵ टाइम्स द 10⁵ कितना होता है? ये बन जाएगा तकरीबन 10 लाख गुना ज़्यादा बड़ा। यानी एटम का साइज बहुत बड़ा है, न्यूक्लियस का साइज बहुत मुख्तसर है, एक पॉइंट मैस जितना, लेकिन उसके अंदर भी एक दुनिया छुपी हुई है। तो एक कंपैरिजन है, पार्टिकल्स ऑफ एटम आर गिवन, चूंकि इलेक्ट्रॉन बाहर से हैं, ये हम पहले से जानते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर हैं। सबसे पहले उसकी प्रेजेंस का है, ये आउटसाइड द न्यूक्लियस है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों इनसाइड द न्यूक्लियस है। इसका चार्ज -1 E के बराबर है, इसका चार्ज +1 E के बराबर, और ये इसका चार्ज 0 होता है। ये चार्ज की मैग्नीट्यूड -1.6 × 10⁻19 कूलम, और ये प्लस में साइन, इसका चार्ज 0 होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, इसलिए न्यूट्रल कहते हैं। इसका मैस जो ना इलेक्ट्रॉन का 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम, और इसका मैस है 1.673 × 10⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस का अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अशारी के तीसरे दर्जे में थोड़ा सा डिफरेंस आया, ये 3 और ये 5 बकिया सेम है। एक मैस मालूम करने का कॉर्ड स्केल है, जिसको हम एटॉमिक मैस यूनिट कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ में वो कहते हैं यूनिफाइड मैस स्केल। यूनिफाइड मैस स्केल किसके बराबर होता है कि 1 AMU 1 U के बराबर, और किलोग्राम में ये मैस जो है 1.0606 × 10⁻27 किलोग्राम के बराबर है। तो यूनिफाइड स्केल के मुताबिक ये इसका मैस, इस इलेक्ट्रॉन का मैस होगा 0.00055 U, और प्रोटॉन का होगा 1.007276, और न्यूट्रॉन का मैस होगा 1.008665। ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। ये MCQs में आ सकते हैं, इसके रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे रिलेटेड आगे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा डिफरेंस है, आपको याद रखना है। इसके अलावा मुख्तलिफ एलिमेंट का मैस है, वो भी आगे एक टेबल दिया हुआ है, इसमें 21.1 के बराबर है वो टेबल, उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स का मैस हमें याद रखना है। अब ये एक छोटा सा रिवीजन है, ये हम पहले भी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। एक है एटॉमिक नंबर, पहले तो हमने इसको ऐसे पढ़ा है एटॉमिक नंबर, उसको हम चार्ज नंबर भी कहते हैं, और उसी को हम प्रोटॉन नंबर भी कहेंगे। एक्चुअली किसी भी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा बराबर होती है। अगर बराबर होती है तो पहले हम एटम में मौजूद बाहर इलेक्ट्रॉन, उसको उसकी तादाद को एटॉमिक नंबर कहते थे। अब न्यूक्लियस के हवाले से जो प्रोटॉन की तादाद है उसको हम एटॉमिक नंबर या फिर प्रोटॉन नंबर या चार्ज नंबर कहेंगे। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन बाहर से रिमूव किए जा सकते हैं, 1 या 2 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जा सकते हैं, ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन जब हम निकालेंगे ना तो न्यूक्लियस एटम भी बदल जाएगा। इसलिए एटॉमिक नंबर की बजाय, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बजाय हम नंबर ऑफ प्रोटॉन कहते हैं इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोटॉन नंबर। इसको हम जी से लिखते हैं। ऑक्सीजन अगर एलिमेंट ले लें तो उसमें जी जो ना 8 के बराबर है। दूसरा है मैस नंबर, नंबर मीन्स होती तादाद। तो जितने एलिमेंट्स हैं
द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर की बात हो रही है, विद इन द न्यूक्लियस, तो उसको हम कहेंगे मास नंबर। तो इस तरह इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑक्सीजन का ए जो है ना वो 16 है, इसके यूनिट कोई नहीं क्योंकि नंबर है जस्ट। दूसरा एक एटॉमिक वेट भी होता है, वेट होता है टोटल पार्टिकल का वेट, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का, उसका वेट जो होगा वो उसका एटॉमिक वेट। वेट और नंबर में क्या फर्क है? नंबर एक तादाद, वो एग्जैक्ट नंबर होता है, और वेट एक यूनिट है, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो मुख्तलिफ उसके वेट। अच्छा, कोई भी एलिमेंट ले लें तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक कैपिटल एक्स से, और उसके साथ अगर उसकी फैमिली बतानी है, फैमिली से मुराद ए और जी यानी एटॉमिक नंबर और मास नंबर, तो उसको हम या तो ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं। ये एक तरीकेकार दिया हुआ लिखने आसान। ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ये हीलियम है, ये यूरेनियम 235 92। यहाँ से आपको ये तो पता चल गया प्रोटॉन कितने, अगर एलिमेंट रिप्रेजेंटेड है उसमें प्रोटॉन की तादाद का पता चलेगा, न्यूट्रॉन की तादाद का पता चलेगा, या इलेक्ट्रॉन की तादाद का पता चलेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मालूम हो सकते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की डायरेक्ट पता नहीं चलता। फिर उसके लिए हम लिखेंगे n इक्वल टू ए माइनस जी। अगर ए और जी मालूम हो तो n इस फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं। मसलन हम कहते हैं कि हीलियम है, उसमें ए 4 है, तो जी जो ना 2 है, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 हो जाएंगे। इस तरह इसमें 16 माइनस 8 इक्वल टू 8, ये 8 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। इसमें 235 और 92 ये बनते हैं तकरीबन 143। प्रोटॉन की तादाद 92, न्यूट्रॉन की तादाद 143, तो इसमें न्यूट्रॉन ज्यादा है। आगे चलते हैं आइसोटोप्स। आइसो मीन्स होता है सेम, और टॉप में ना होता है प्लेस, तो ये मिलके बन गया आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं? न्यूक्लियाई ऑफ द सेम एलिमेंट, एक एलिमेंट की एक से ज्यादा न्यूक्लियाई का मौजूद होना, लेकिन उसमें होना क्या चाहिए? हैविंग सेम जी यानी एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर, बट डिफरेंट ए यानी मास नंबर। तो वही हम कह रहे हैं सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या फिर सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, आप बड़ा इंटरेस्टिंग है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो मैस के साथ रिलेटेड है, कितनी उनका मैस है किसी आइटम में, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बनेगी मैस। और केमिकल प्रॉपर्टीज जो ना उसके चार्ज से रिलेटेड है, कि उस पर कितना चार्ज है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना चार्ज है, नेक्स्ट में कितना है, आयन चार्ज कितना है, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बनेगी। तो लिहाजा चूंकि हम देखते हैं कि प्रोटॉन उसमें सेम होते हैं, सिर्फ न्यूट्रॉन चेंज होते हैं, तो इसलिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम रहेंगी, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज वो चेंज हो जाएंगी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, इसको हम लिखते हैं 1-1, इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन सब में सेम है, इलेक्ट्रॉन भी सब में सेम है, तो इसमें इसमें न्यूट्रॉन 0, इसमें न्यूट्रॉन 1, इसमें न्यूट्रॉन 2 हो जाएंगे। इस तरह हीलियम के 2 आइसोटोप्स हैं 3-2, यानी इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन, इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। इस तरह ये सोडियम है, ये 2311 है इसका जनरल आइसोटोप जो सोडियम का है, और ये एक उसका आइसोटोप है जिससे प्रोटॉन की तादाद सेम इन दोनों में होगी, 11 होगी, जबकि इसमें न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा होगी। ये जो जितना आज हमने सीखा है अभी तक, ये सब है इंट्रोडक्टरी, जस्ट तारफी है। तो शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज में कुछ वैल्यूज आ सकती हैं, अदरवाइज जो आपका ALP उसमें ये शामिल नहीं है। अब नेक्स्ट है मास डिफेक्ट। हम जानते हैं न्यूक्लियस, कोई भी न्यूक्लियस है वो मुश्तमिल है प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे, तो न्यूक्लियस के अंदर वो जुड़े होते हैं सर्टेन बाइंडिंग एनर्जी से, बाइंडिंग फोर्स से। तो अगर इन पार्टिकल को अलग करके हम तोल लें, वेट कर लें, वजन कर लें, और फिर पूरे न्यूक्लियस का वजन कर लें, तो होना क्या चाहिए? सेम वजन होना चाहिए, कि एक न्यूक्लियस जिस पार्टिकल से बनी हुई उन पार्टिकल अलग अलग तोला। मसलन सपोज कर लें कि मेरा हाथ है, इसमें 5 उंगलियां होगी, मैं पूरे हाथ को तोल दूं या उंगलियों को अलग अलग तोल दूं, वजन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें डिफरेंस है, दोनों मैसेस का डिफरेंस है, एक पूरे न्यूक्लियस का डिफरेंस, दूसरे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी पार्ट्स का डिफरेंस है। वो जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, द चेंज ऑफ मास
ऑफ ए न्यूक्लियाई एंड masses ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज कॉल्ड mass defect. क्या कहते हैं? इसको हम डेल्टा एम से लिखेंगे, डिफरेंस है ना, चेंज है, तो मैथमेटिकली लिखते हैं डेल्टा एम इक्वल टू mass ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स और इसके साथ माइनस mass ऑफ न्यूक्लियस. तो कॉन्स्टिट्यूएंट को एमसी से और इसको कैपिटल एन से. कैपिटल एन न्यूक्लियस के लिए और स्मॉल एन जो हम यूज करेंगे वो किसके लिए? न्यूट्रॉन के लिए. तो लिहाजा अगर कॉन्स्टिट्यूएंट तो इसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. तो जितना एक अगर प्रोटॉन होगा तो उसका जी एक हो जाएगा. और इधर ये हमने लिखा है एन की तादाद, एन एम ए माइनस ए, ये न्यूट्रॉन का मैस टोटल मिला के, और उसमें से न्यूक्लियस का मैस निकाल दें तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? मैस डिफेक्ट होगा. फॉर एग्जांपल ये हीलियम न्यूक्लियस हीलियम 42, तो इसमें मैस ऑफ प्रोटॉन हम जानते हैं, अभी आपको जिक्र किया है तो इसको आपने याद रखना है, 1.7 उसमें भी जिक्र किया गया. और न्यूट्रॉन का मैस भी, ये दोनों मैसेस वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं इधर भी. अब आगे चलते हैं तो मैस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मैस एन कैपिटल यूज कर लें. तो न्यूक्लियस का मैस है, क्योंकि हीलियम है 42, तो 4.002602 AMU, और जी की तादाद 2, ए की तादाद 4 और एन है ए माइनस ई, ये हम निकालेंगे तो 2 बनेगा. ये फार्मूला जो हमने ऊपर इस्तेमाल किया, पढ़ा सीखा, उसमें वैल्यूज पुट की, ये मैंने लिखी नहीं है, आपने लिख के कैलकुलेट कर सकते हैं. और ये डिफरेंस आ गया 0.03034 AMU. अच्छा, ये इसका है मैस डिफेक्ट, और तकरीबन 120 एलिमेंट हैं, तमाम एलिमेंट में मैस डिफेक्ट मौजूद है. चलते हैं अगला छोटा सा आर्टिकल है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, बाइंडिंग एनर्जी डिफाइन, और इसके फॉर्मूले आ सकते हैं एमसीक्यूज में, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं. तो दोनों मिला के उसमें और इसके आगे ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है दोनों को मिला के हम ऐसे शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है 4 नंबर का. अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंड का मतलब है बांधना. दो चीजों को आपने बांध दिया तो वो बाइंड हो गया. हम बुक बाइंडिंग कराते हैं, तो बेसिकली बहुत सारे सफ़ों को बांध दिया गया. तो अगर एक न्यूक्लियस है तो उसमें काफी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो बांधे जाते हैं, बांधे होते हैं. तो उसको तोड़ने के लिए अलग अलग हिस्सों में बांधने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी. यानी कहा गया द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. उसके जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जितने उसके हिस्से हैं, न्यूक्लियस को तोड़ के उसके हिस्सों में तकसीम कर दें, तो जितनी एनर्जी चाहिए होगी तोड़ने के लिए, उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी. या इसका उलट भी हम कह सकते हैं. सपोज कर लें, ये हम फिगर में देखते हैं, तो इधर आपके पास न्यूक्लियस है, हीलियम न्यूक्लियस, तो इसमें ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन अवेलेबल है, तो बाहर से इसके इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल हैं. तो क्या हुआ कि इसको हमने बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड की, तो टूट के एक प्रोटॉन बन गया, ये प्रोटॉन हाइड्रोजन बन गया और ये न्यूट्रॉन बन गया. तो जितनी एनर्जी दरकार होगी उसको हम कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी. तमाम एलिमेंट्स के लिए बाइंडिंग एनर्जी मुख्तलिफ होती है कि उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन से आप सपोज करेंगे प्रोटॉन है, या दूसरे कह लें हाइड्रोजन है, प्रोटियम जिसके आइसोटोप का जिक्र किया, उसमें एक ही प्रोटॉन, उसको तोड़ना नहीं पड़ता. अगर ड्यूटेरियम है तो उसमें एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए. ट्राइटियम है तो उसमें 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन, तो उसको भी तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए. इससे जितने भी बड़े एलिमेंट्स आएंगे वो मुख्तलिफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे मुश्तमिल है. अगर उनको हम न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में बदलते हैं, तो उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होगी. तो लिहाजा अगर हमें इनको मिलाएं, ऐसे इनको मिला दें तो रिवर्स एरो हो जाएगा, फिर हमें फिर भी एनर्जी चाहिए होगी जोड़ने के लिए, तो उसको भी हम कह लेंगे बाइंडिंग एनर्जी. तो जस्ट अभी तोड़ने की एनर्जी दिखाएगी, ये बुक में डायग्राम मौजूद है. अच्छा, अब अगर सपोज करें बाइंडिंग एनर्जी है, तो बाइंडिंग एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं? अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड, वो डेफिनेशन हम बता चुके हैं. तो आइंस्टाइन के जरिए हम इसकी इक्वेशन निकाली. आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन है, एनर्जी मैस इक्वेशन E इज इक्वल टू mc². तो E जो ना बाइंडिंग एनर्जी होगी, और मैस जो होगा वो चेंज इन मैस जो होगा वो उसकी एनर्जी की बनेगी. यानी कॉन्स्टिट्यूएंट तो उतने रहते हैं, ठीक है. तो जो उसके अंदर एनर्जी हमने प्रोवाइड की, तो उसकी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट की मैस जो है वो एनर्जी में मुंतकिल हो गया. तो कहाँ से आया वो डिफरेंस इन न्यूक्लियस मैस और कॉन्स्टिट्यूएंट का मैस का जो डिफरेंस है वो उसकी एनर्जी बन गई. तो लिहाजा वही रिलेशन, वो फार्मूला आ गया. हीलियम के लिए हमने इसको मालूम किया, क्योंकि डेल्टा एम पहले हमने लिया हुआ, तो इसमें पुट करें. अब ये एक रिलेशन हम यहाँ पे जिक्र कर चुके हैं इससे पहले कि एक AMU वो बेसिकली 1.6606 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27, या फिर उसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 931.5 के बराबर है. ये इसका अलग से प्रूफ है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है. तो हम इसको प्रूफ को लेटर ऑन देखते हैं.
बहरहाल ये कि आप वो मैथ्स लिख लें ये AMU में, और इधर ये वो कांस्टेंट लिख लें सीख से हट के, तो ये एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो 28.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एक न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक करने के लिए। फर्दर चूंकि हम डिस्कस किया एक एग्जांपल ली, 120 एलिमेंट्स हैं, तमाम एलिमेंट्स के मास डिफेक्ट मालूम किया गया, बाइंडिंग एनर्जी मालूम की गई, फिर कुछ दो क्वांटिटीज और उसमें रिलेट की गई। जी से मुराद है चार्ज नंबर या प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर, या तो दूसरा डेल्टा M/A, यानी मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, एक को हम न्यूक्लियन भी कहते हैं। एक जो हमने इधर लिखा हुआ ना मास नंबर, इसको न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों शामिल होते हैं। एक ग्राफ बनाया गया, प्लॉट किया गया तमाम एलिमेंट्स के लिए, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के लिए। जी को लिया गया अलोंग एक्स एक्सिस और डेल्टा M/A जो अलोंग वाई एक्सिस। तो हम ग्राफ देखते हैं कि जब एटॉमिक जी कम है तो उसके हाइड्रोजन सबसे कम है 1 के बराबर, जैसे जैसे आगे चलते जाते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, तो इसका जो मास डिफेक्ट है बेसिकली वो भी बढ़ता जाता है। ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि जितनी वैल्यू ये 0.007 है, 0.009 है, तो इधर साथ नेगेटिव, तो ये वैल्यू और बढ़ जाएगी। नीचे जाएंगे चलते जाएंगे मुख्तलिफ एलिमेंट्स के लिए, तो ये इसमें कर्व बनता है, और सबसे कम जो है इसमें तो वो है Fe आयरन पीरियोडिक टेबल में अंदर मौजूद है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा एनर्जी दरकार होगी, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन इसका सबसे ज्यादा होगा, और इसी वजह से आयरन काफी ज्यादा मजबूत है, सख्त है बनिस्बत बकिया मेटल की वजह से कि इनकी बाइंडिंग एनर्जी काफी दरकार है, तो आयरन जल्दी टूटता नहीं है, और इसी बुनियाद पर इसको हम इस्तेमाल भी करते हैं। दूसरा एक ग्राफ है वो है A मीन्स न्यूक्लियन नंबर या मास नंबर, और दूसरा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन का मतलब है किसी भी न्यूक्लियस में अगर सपोज करें 10 न्यूक्लियन पार्टिकल्स हैं, 5 प्रोटॉन होंगे 5 न्यूट्रॉन होंगे, तो एक उस बाइंडिंग एनर्जी में एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन कितनी कंट्रीब्यूशन देता है, तो उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो ये हमें बता रहे हैं A लिया गया अलोंग एक्स एक्सिस, ये 50-50 का इंटरवल 100, 150, 200, 250, और दूसरे हमने ली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन या अलोंग वाई एक्सिस। तो ये एनर्जी चेंज हो रही है मुख्तलिफ एलिमेंट्स के लिए, कहीं पे वेरिएशन आ रही है, मुख्तलिफ चलते जाएं, तो आइए फिर ये दोबारा आयरन पे ही आएगा। ये भी बता रहा है कि एनर्जी इसकी ज़्यादा, और इस तरह चलते जाएंगे तो ये जाके यूरेनियम पे यहाँ पे एंड किया हुआ। तो मुख्तलिफ इस तरह की और भी प्रॉपर्टीज जिसको हम डिटेल से स्टडी कर सकते हैं, ये एक टेबल या ग्राफ बुक से हम देख सकते हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी और मास कैसे वेरिएशन होती है। आज का लेक्चर शाम को पहुंचा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।